वेलकम बैक। मेरा नाम है मुकेश और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, कई हमने इन्वायरमेंट में कई सारे सेगमेंटों को कंप्लीट कर लिया है अभी तक। ठीक है, चलो इसी प्रक्रिया में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं आगे अपना टॉपिक कवर करते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसमें एक वर्ड रहता है बायोम। बायोम जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के घटकों के जहां पर इनका मिलन होता है वहीं पर बायोम का विकास होता है। ठीक है, जैविक प्लस अजैविक अजैविक के पर्यावरण का मिलने पर पर्यावरण के मिलने पर बायोम की बायोम की रचना होती है। बायोम की रचना होती है। ठीक है, चलो बायोम देख लिया। अब देखते हैं जैविक तथा अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है। जैविक तथा अजैविक घटकों का प्रभाव देखते हैं। ठीक है, अजैविक घटकों का प्रभाव। इसके प्रभाव को एक्सप्लेन करते हैं। क्या है अजैविक घटक? क्या पढ़ा है हमने अजैविक घटक में? जल, वायु और सूर्य। वायु, जल एवं, ठीक है, अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करते हैं। क्या पृथ्वी पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लेते हैं वायु को। वायु वायु हमने आपको पिछली क्लास में बताया गैसों के समांगी मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें सम्मिलित होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, हीलियम, नियोन, जीनोन और कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, तब जाके हमारा वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहता है, जैसे ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर, गहराई के ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो ऊंचाई के आधार पर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक, 16 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका प्रभाव रहता है। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहां तक जीवन संभव है। जीवन संभव। ठीक है, अभी देखें तो गहराई के आधार पर लगभग लगभग 5 किलोमीटर की गहराई तक, पृथ्वी के अंदर तक सूक्ष्म जीवों का मिलना लगभग 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर तक जीवन
संभव है। ठीक है। और कहीं कहीं ये जैसे कहीं कहीं हमने देखा है कि इसको 11 से 12 किलोमीटर तक भी बताया जाता है। 11 से 12 किलोमीटर तक भी बताया जाता है। ठीक है, वायु हो गया। जहां पर वायुमंडल का विकास होता है वहीं पर जो हमारा जीवन है वही संभव है। वायु वायु का वायु की उपलब्धता के कारण जीवन संभव है। वायु की उपलब्धता के कारण जीवन संभव है। अगर वायु को प्रभावित करते हैं तो प्रभावित मतलब वायु में पॉल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, तो वायु के प्रदूषण में वृद्धि होने पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, चलो फिर वायु हो गया, गैसों का समांगी मिश्रण। गैसें कौन कौन सी गैसें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारी सारी हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमने वायु देख लिया, अब जल पे आते हैं। जल, पृथ्वी पर 71% लगभग 70 पृथ्वी की पृथ्वी के पृथ्वी के पृथ्वी के पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपलब्ध है। ठीक है, इसमें से 97.5% जल क्या है? खारा जल। खारा जल है। ये 95.7 जल खारा जल है। ये कहां है? ये है हमारे महासागरों में। महासागरों में। ठीक है, इसकी जो सैलिनिटी है, मतलब जो लवणता है, लवणता, सैलिनिटी, कितनी है? ये भाई 35 ग्राम प्रति हजार ग्राम। ठीक है, ये इसकी सैलिनिटी है। आगे चलते हैं। अभी कितना प्रतिशत भाग हमारा जो है जल बचा? इतना यहां हो गया 2.5% जल स्वच्छ जल है। ठीक है, इसकी जो सैलिनिटी है वो है 0 से 5 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, एक है इसकी सैलिनिटी। ओके, अब देखते हैं
इसको इरेज करते हैं। अब जो 2.5% जल, स्वच्छ जल है, इसका उपयोग कैसे हो रहा है ये देखते हैं। ठीक है, एक चीज और देखता हूं, ये जो खारा जल है, महासागरों में जल है, जो ये जो महासागरों में जल है, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन की प्राप्ति जो होती है लगभग 50%, पृथ्वी पर लगभग 50% ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें महासागरों से ही होती है। और ये सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक करता है। ठीक है, चलो अब हम इस स्वच्छ जल को डिस्कस करते हैं। 2.5% इरेज कर देते हैं इसको। टू 2.5% जो जल है, स्वच्छ जल, स्वच्छ जल उपलब्ध है। ठीक है, इसमें से क्या है, जो 2%, जो 2% है, इसमें से 2% जल ये है बर्फ के रूप में, बर्फ के रूप में। बर्फ के रूप में कहां कहां है देखते हैं। ग्लेशियरों, ग्लेशियरों में, पहाड़ों पर, पहाड़ों, पर्वतों पर, और कहां है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक बार समझा देता हूं आपको मैं। ये है अपनी विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें यहां पर सीधी जाती है, जिसके कारण यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर अधिक होता है, बारिश, रेन फॉरेस्ट, रेन अधिक होती है। ठीक है, इसलिए यहां पर जैविक तथा अजैविक घटकों का विकास अधिक होता है। वो हमने पीछे देख लिया है। अभी हम बता रहे थे पोल क्या होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे जैसे इधर जाते हैं इधर, ठीक है, तो इसकी जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ठीक है, यहां पर, जिसके कारण कई स्थानों पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और यहां पर बहुत मात्रा में बर्फ संचित है। ठीक है, ऐसे इधर साउथ पोल में, नॉर्थ पोल, तो बर्फ के जमने का कारण बताया हमने आपको। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, यहां पर जो जल है बर्फ के रूप में उपलब्ध है। आगे चलते हैं। अभी हमारा कितना बचा, जो 0.5%, 0.5%, ये क्या है, ये मनुष्य के लिए, मतलब जितने भी वर्ल्ड में जनसंख्या है उसके लिए स्वच्छ जल जो है मतलब उपलब्ध है, फिर उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए उपयोग करने के लिए उपलब्ध है।
अब ये किस किस रूप में है, ठीक है, देखते हैं। नदियों में, नदियों में, तालाबों में, झीलों में, झीलों में, और कहाँ उपलब्ध है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये स्वच्छ जल है, ठीक है। अभी हमने जल को देख लिया, अभी देख लेते हैं आगे कौन सा रह गया भैया, हमारा सूर्य रह गया। ऊष्मा, ऊर्जा की प्राप्ति हमें कहां से होती है? सूर्य से होती है, ठीक है। सूर्य से हमें क्या होता है? सूर्य की किरणों से ऊष्मा तथा प्रकाश, ये किरणें पृथ्वी पर आती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, शॉर्ट वेव रेडिएशन, रेडिएशन के रूप में, लघु तरंग के रूप, ठीक है। इनका उपयोग कौन करता है? जैविक, जीव जंतु, ठीक है। कौन कौन सी होती है? कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, एक्स किरणें, एक्स किरणें, और यूवी रेस, किरणें, ठीक है। अभी कॉस्मिक किरणें जो हैं ये सूर्य से प्रोटॉन जो होता है के रूप में, प्रोटॉन के रूप में वायुमंडल में आता है, ठीक है। फिर क्या होता है उसके बाद? जो इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हो गया। अभी एक्स किरणें देखते हैं, ये क्या है? एक्स किरणें क्या है? ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। क्या है ये जो है मनुष्य के शरीर के आर पार निकल जाती है, मनुष्य के शरीर के आर पार निकल जाती है, ठीक है। ये होगा एक्स किरणें। यूवी रेजेस क्या है? यूवी रेजेस क्या है? ये है ओजोन से, ओजोन परत जो है संरक्षण
प्राप्त होता है। ये यूवी रेज के बारे में हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओजोन परत का संरक्षण करता है, ठीक है। क्या होएगा अगर पृथ्वी पर ये जो यूवी रेजेस आएंगी तो क्या होएगा? यूवी रेज के आने पर यूवी वायुमंडल में टेम्परेचर की मात्रा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो फिर ये हमारा सेगमेंट हो गया कंप्लीट। इसका आगे चलते हैं। पृथ्वी पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है? एक बार ये थोड़ा सा टॉपिक है, इसको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, जैसे यहां पे जंतु रख दो, ठीक है। पौधे, जंतु, सूर्य से प्राप्त करते हैं, ये उत्पादक की भूमिका है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन को निकालते हैं, O2 को निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद जीव जंतु जो है ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, फिर ग्रहण करके फिर ये जंतु जो है ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कर्षण करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक चक्र में प्रक्रिया बनते रहती है, ठीक है। चलो फिर आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं कि जलीय तंत्र में प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। किसी जलीय तंत्र में, जैसे हम झील को ले लेते हैं, जलीय तंत्र में प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है? जलीय जलीय तंत्र में प्रकाश का प्रभाव, ठीक है। ये हम बना रहे हैं सॉरी। भी ठीक है, चलो। ये स्थलीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये स्थलीय क्षेत्र हो गया।
ये अपने यहाँ से यहाँ तक आ गया बेलंचल क्षेत्र, बेलंचल क्षेत्र। ठीक है, सरोजेवी क्षेत्र। तो प्रकाशित क्षेत्र, गहरा क्षेत्र, और ये हो गया आपका बेंथस, बेंथस। ठीक है, चलो स्थल का तो पता ही है आपको, स्थल पे क्या क्या होता है। अभी देखते हैं बेलांचल क्षेत्र, बेलांचल। बेलांचल क्षेत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में लिटरल जोन। यहां पे क्या होता है? लिटरल जोन। ठीक है, प्रकाश की उपलब्धता तो है यहां तक पूरे तक। ठीक है, यहां पर जो है जल का छिछला भाग उपलब्ध रहता है, जिससे यहां पर जड़युक्त वनस्पतियों का विकास होता है। जड़युक्त वनस्पतियों का विकास होता है। ठीक है, मतलब ये उत्पादक की भूमिका निभाते हैं, उत्पादक की भूमिका। भी दूसरा क्या है? सैरोजेवी क्षेत्र, सैरोजेवी क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक सैरोजेवी क्षेत्र, यहां पे क्या है? जल का खुला हुआ क्षेत्र है ये, जल का खुला हुआ क्षेत्र, जिसके कारण यहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स का विकास होता है बहुयातायात मात्रा में। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो विकास होता है। ठीक है, और जो प्रकाश की मात्रा है कहां तक जाती है? प्रकाश की, प्रकाश कहां कहां तक जाता है? लगभग लगभग 20 किलोमीटर से 20 मीटर से 40 मीटर तक। ठीक है, 20 मीटर से 40 मीटर तक प्रकाश की उपलब्धता बनी रहती है। ठीक है, क्या हो जाए हमारा गहरा क्षेत्र,
गहरा क्षेत्र। गहरा एबिसल जोन। यहां क्या है, यहां पर प्रकाश की उपलब्धता नहीं रहती। जिसके कारण यहां पर कौन निवास करता है, सूक्ष्म जीवों का निवास स्थान है यहां। सूक्ष्म जैसे घोंघा, सीप आदि। ठीक है, चलो फिर हो गया हमारा कंप्लीट, ये आगे चलते हैं। एक बार हम देखते हैं पौधों के प्रकार, वनस्पतियों के प्रकार क्या है, कितने टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ ट्री। ठीक है, नंबर 1 हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट कौन होता है, जलीय पौधे, जलीय क्षेत्र में। जलीय क्षेत्र में मिलने वाले। नंबर 2 मेसोफाइट। मेसोफाइट नमी वाले क्षेत्र में। लिथोफाइट लिथोफाइट पत्थरों चट्टानों में, चट्टानी क्षेत्रों में। ठीक है, ज़ेरोफाइट मरुस्थल वाले क्षेत्र। मरुस्थल वाले क्षेत्र में। और क्या है, हेलोफाइट। हेलोफाइट कहाँ मिलता है, ये मिलता है नमक वाले क्षेत्र में। लवण तथा दलदली वाले क्षेत्र में। दलदली वाले क्षेत्र में एक हेलियोफाइट होता है। ये क्या मिलता है, जहां पे प्रकाश की मात्रा काफी अधिक होती है। अधिक वाले क्षेत्र में। ठीक है, कितने हो गए, 6। आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है,
और कौन सा होता है? एक होता है मैंग्रोव, मैंग्रोव। मैंग्रोव कहाँ? दलदली वाले क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, सॉरी सॉरी सॉरी, डेल्टा वाले क्षेत्रों में, डेल्टा वाले क्षेत्र, डेल्टा वाले क्षेत्रों में। जैसे डेल्टा वाले क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल प्लस बांग्लादेश, ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र किस किस नदियों के मिलने से ये बना है? मतलब नदियां हैं जो अपने साथ अवसादों को बहा के लाती हैं, उसी से डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, कौन कौन सी नदियां? गंगा, ब्रह्मपुत्र, और कौन सी? मेघना नदी। मेघना नदी के मिलने से इसका जो है विकास होता है। ठीक है, यहां पर किसका हैबिटेट है? मैंग्रोव वनों में रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, इसका हैबिटेट है। और कौन है? फिशिंग कैट, फिशिंग कैट। ठीक है, और बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, मुख्य रूप से हम इनको देखते हैं। ठीक है, चलो फिर ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव हो गया, और कौन सा बचा? एक बचा हमारा, हो गया शेडेड टॉलरेंस, शेडेड टॉलरेंस प्लांट, छायांकित क्षेत्रों में मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम बोलते हैं इसको, स्क्योफाइट के नाम से और जाना जाता है इसे। और कौन सा रह गया भाई? एक और है शायद, सेमोफाइट। सेमोफाइट ये क्या है? रेतीली भूमि में या कमजोर क्षेत्रों में। यहां पर जो पी है ये साइलेंट है। ठीक है, सेमोफाइट। ये टाइप्स ऑफ ट्री देख लिए हमने। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, कुछ गैसेस देख लेते हैं जिनका महत्व हम रोजमर्रा के जिंदगी में करते हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी,
CNG, PNG, इनको देखते हैं एक बारी क्या है भाई ये। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में क्या है? क्या है नेचुरल गैस में भाई? एक तो क्या होता है CNG। भाई ये क्या है नेचुरल गैस? नेचुरल गैस, ठीक है, मतलब प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है तो कहां से हुई? ये कहां से निकलती है? पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में संचित है, ठीक है। CNG नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको उच्च दाब पर रखा जाता है, उच्च दाब पर। उच्च दाब पर क्यों रखता? क्योंकि इसको वाहनों में यूज करते हैं। व्हीकल्स जितने भी हैं सभी में मतलब CNG वाले यूज करते हैं, वाहनों में यूज, ठीक है। और कौन सा है? CNG, LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसको माइनस के 162 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल में, ठीक है, लंबी दूरी के लिए यूज करते हैं इसे। लंबी दूरी में, लंबी दूरी के लिए ले जाने के लिए। क्या होता है लंबी दूरी में ले? जैसे अभी हमने तापी तापी गैस लाइन के बारे में सुना होगा। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया से होके एक एक पाइपलाइन के द्वारा यहाँ के लिए भी प्रस्तावित है ये, इस पे काम नहीं हुआ है अभी, ठीक है। और कौन सी रहेगी? एक LNG, CNG, LNG एंड PNG। PNG प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस। प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, इसको घरों में खाना बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। एक और रह गया है हमारा, ये नेचुरल गैस हो गया हमारा। एक हो गया अभी जो समस्या चल रही है, कौन सी? LPG, LPG लिक्विफाइड नेचुरल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्रूड ऑयल से प्राप्त हो जाती, क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल से प्राप्त होती है, ठीक है।
जिसको हम घरों में खाना बनाते हैं, इसका ये कारण। क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलता है, इसमें बहुत सारे निकलते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एयर, टरबाइन, फ्यूल, चारकोल, लुब्रिकेंट, ठीक है। और एलपीजी गैस का निष्कर्षण इसी से निकल, क्रूड ऑयल से बहुत सारे मटेरियल निकलता है, ठीक है। चलो फिर आज यहीं तक, आगे की क्लास में हम आपको कुछ जो पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर चलो, जय हिंद दोस्तों।